हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं बता दूं कि देखिए 10th की एनसीईआरटी साइंस हम लोग जो है कि आज सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें टोटल आपकी 10th की एनसीईआरटी में टोटल जो है कि 13 चैप्टर हैं, जिसमें हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर यानी कि लास्ट वाला चैप्टर नंबर 13 है। 12 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, और चैप्टर नंबर 13 है आपका जो है कि हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए मैं आपको जो है कि इसमें सबसे पहले आपको उन 10 प्रश्नों को जो है कि दिखाऊंगा, जो है कि इस लास्ट वाले चैप्टर से, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में पीआरटी में लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला जो 10 में प्रश्न ये बताऊंगा। जैसे ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था। तो देखिए टीआरई 1 के, टीआरई 2 के और टीआरई 3 के पीआरटी के सभी जो है कि पेपर में अपने जो है कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, और वहाँ से जो है कि उन फाइनल आंसर की के साथ, ठीक है, तो वहाँ से जो है कि पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। टीआरई 1 और टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन सभी प्रश्नों को आप जो है कि देखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 13 के 13 से जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला प्रश्न है। और अगर आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं और आप अगर आपने टीआरई 1 दिया था तो ये आपको याद होगा, ये प्रश्न आपके टीआरई 1 में ही जो है कि पूछा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का यहाँ पर देखिए डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये प्रश्न आपके टीआरई 1 में पूछा गया था, और जिसका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका ये है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे कि सर जो हमारा जो है कि 10th का एनसीईआरटी जो विज्ञान हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण है, यह जो है कि इसका आंसर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्न को बुक में जो है कि दिखाते हुए चलता हूँ। और ये जो है कि आपका 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है कि 13 है, हमारा पर्यावरण। और इसमें जो है कि देखिए मैं यहाँ पे एरो भी बनाया हूँ। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ जो है कि लिखा गया है। ठीक है, तो यही है हमारा जो है कि चैप्टर नंबर 13। और फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न था, खाद्य ऊर्जा में जो है कि कितने परसेंटेज परिवर्तित करते हैं, तो 1% करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए मैं चैप्टर नंबर 13 लास्ट वाला इसलिए आपको करा रहा हूँ कि इसको करने के बाद हम लोग 12 का आराम से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, ये भी जो है कि आपके टीआरई 1 में पूछा गया है पीआरटी में। ठीक है, तो देखिए एक ही चैप्टर से मैं आपको करीब जो है कि 10 प्रश्न दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखिए एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए ये बुक में आपके कहाँ दिया गया है, 10th की एनसीईआरटी साइंस में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा। और देखिए ये सारे जो है कि अगर आप खुद से मिलाना चाहते हैं, आपको अगर बिलीव न हो, तो हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पे 10th की एनसीईआरटी साइंस का जो है कि बुक अवेलेबल है। वहाँ से आप 10th की एनसीईआरटी साइंस को डाउनलोड करिएगा। और लास्ट वाला जो है कि 13वां चैप्टर, जिसमें लगभग 5 या 6 ही पेज हैं, इनको जो है कि ये सारे जो है कि पेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। देखिए ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 में 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी अथवा एक ही दिशा में होता है। तो ये आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, जो आपके 10th की एनसीईआरटी जिसका 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ये सारे प्रश्न जो है कि आपके
यहीं से आए थे। तो ये किस में पूछा गया था? ये आपके TRE 1 में ही पूछा गया था, PRT में। तो एक दिशिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे ये प्रश्न हमने दिखा दिया। और देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ये भी आपके जो है कि TRE 1 में ही पूछा गया था, जिसको जो है कि आप याद रखे होंगे। आपके जो है कि देखिए जब आप TRE 1 का जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें ये सारे आपके प्रश्न मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ कि ये TRE 1 में पूछे गए थे, ठीक है। और TRE 3 के भी कुछ हैं और एक ही चैप्टर से जो है कि ये सारे आपके 10 प्रश्न एक ही चैप्टर से आए हैं, तो बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जंगल की बात करते हैं तो पादप है, जिसको पादप को जो है कि हिरण खा जाता है और हिरण को जो है कि शेर खा जाता है। ये जो है कि जंगल का आहार श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके बुक में जो है कि चित्र के माध्यम से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जंगल में, तो यहाँ पे देखिए ये आपके क्या है, जंगल है। और यहाँ पे देखिए हिरन है और ये जो है कि शेर है या बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला जो है कि चलती है और यहीं से जो है कि आप पढ़े रहेंगे तो आराम से प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। ये आपके जो है कि TRE 1 में पूछा गया था, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, ये भी फ्रेंड्स देखिए TRE 1 में पूछा गया था, PRT में। तो हमने 4 प्रश्न दिखा दिए एक ही चैप्टर से। और देखिए 2 प्रश्न और हैं जो कि इसी चैप्टर से थे और जो है कि ये TRE जो है कि 1 में ही पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को जो है कि यहाँ पर कहते हैं क्या, आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आप देखिए 10th की NCERT विज्ञान के 13वें चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और ये जो है कि प्रश्न देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल जो है कि कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं जो है कि एरो पेन से बनाया हूँ और खुद पढ़ के जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है कि देख सकते हैं जाकर इस 10th की NCERT बुक्स में 13वें चैप्टर में ये सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। और TRE 1 का पेपर, TRE 2 का पेपर और TRE 3 का पेपर जो है कि PRT का फाइनल आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था। देखिए खास बात ये है कि TRE 1 में ही एक प्रश्न यहाँ से और इसी के नीचे से यहाँ पर देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। एक प्रश्न यहाँ से बना था TRE 1 में और एक प्रश्न यहाँ से जो अभी मैंने ऊपर दिखाया ये जो है कि बना था, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे देखिए 9th और 10th आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग 10th के जो है कि MCQs को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से हम लोग 9 के NCERT साइंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले हम MCQ इसलिए करा रहे हैं कि MCQ कराने के बाद मैं चैप्टर वाइज जो है कि आपको सारे थ्योरी टाइप जो है कि करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है कि उसी पे काम करता हूँ ताकि आपका जो है कि स्कोर आराम से 90+ आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। तो ये जो है कि आपके ये TRE 1 में ही प्रश्न पूछा गया था PRT में। तो आपने देखा कि ये जो 13वां चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो क्या मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके बुक्स में जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न बना था। तो देखिए 5 प्रश्न आपके TRE 1 में एक ही चैप्टर से हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है, 6 या 7 पेज में है। आप इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा और मैं जो है कि खुद से
जब मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा तो ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो कि ये MCQs अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक मैं दिखा रहा हूँ मेन हाईलाइट की है, आप पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे खुद पढ़ के हाईलाइट किया हूँ, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि 5 प्रश्न हमने दिखा दिया, और ये भी प्रश्न आपके जो है कि TRE 1 में ही पूछा गया था PRT में। चूँकि एक जो है कि चैप्टर से 6 प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो परितंत्र का जो है कि संघटक इसमें कौन सा है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संघटक जो है कि परितंत्र का सूक्ष्म जीव भी है, जंतु भी है और पादप भी है। तो ये देखिए एक चैप्टर से 6 प्रश्न मैंने दिखाया, आपके PRT में पूछा गया है 1 to 5 में 6 प्रश्न एक चैप्टर से, ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जो है कि एग्ज़ाम देंगे TRE 4.0 का तो लगभग 4 या प्रश्न आपको आराम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 6 मैंने दिखा दिया, और TRE 3 में जो है कि अभी 4 प्रश्न और दिखाऊंगा जो कि इसी चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का जो है कि राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि परितंत्र का संघटक जो है कि सूक्ष्म जीव, जंतु और पादप हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न जो है कि मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव भौतिक परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। और यहाँ से देखिएगा परितंत्र में तो ये आपने देखा जंतु, सूक्ष्मजीव और मानव भौतिक कार्यों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो आपको जो है कि ये ऑप्शंस में दिया गया था, और यहीं से जो है कि आपका ये देखिए परितंत्र और इसके संघटक, तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि पूछा गया था जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं जो है कि ये सारे प्रश्न आपको पेपर से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा, ठीक है। ताकि ऐसे आपको जो है कि बिलीव अगर न हो तो मैं TRE 1 का जो है कि और TRE 3.0 का ये जो 10 प्रश्न मैं बता रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट मार के आपको भेज दूंगा, या तो जो है कि आप पेपर ही डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपको पूछे हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न जो कि आपकी TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में पूछा गया था, और यहाँ से देखिए जो कि इसी चैप्टर से है 10th की NCERT विज्ञान में 13 नंबर चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो देखिए कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम जो है कि है उत्पाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न तो देखिए इसी चैप्टर से और कहाँ से पूछा गया था, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं और उत्पाद जो है कि कहलाते हैं। तो यहाँ से ये आराम से आप जो पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि 8 नंबर का प्रश्न, और देखिए 8 देखिए जो 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसमें जो है कि ओजोन जो है कि गैस के बारे में भी दिया गया है। चूँकि ये प्रश्न बना था, ठीक है, आपके ये देखिए 8 नंबर का प्रश्न TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में बना था, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर D था, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ओजोन गैस के बारे में आप जो है कि देख पा रहे होंगे, और ये इसमें 3 फैक्ट हैं ओजोन O3 के बारे में जो पूछा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो है कि O3 है, और जो है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है क्या? ओजोन गैस, ठीक है। और ओजोन एक घातक विष है या घातक गैस है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है, ठीक है। तो और इससे त्वचा कैंसर भी होता है मानव में। और यहाँ से देखिएगा ये पराबैंगनी, और यहाँ से ये प्रश्न सिर्फ आपको जो है कि घुमा दिया था ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि पढ़े रहेंगे। तो ये जो है कि सारे आपके ऑप्शंस जो है कि गलत थे, और आपका जो है कि राइट आंसर ये था, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस जो है कि मैच ओजोन O3 के बारे में नहीं कर रहे थे। तो आप जो है कि इसको जब आप पढ़िएगा, देखिए ये क्या करती है, तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, और उसमें ऑप्शंस में क्या दिया गया है, और यहाँ पर मध्य में, ठीक है। तो सारे जो है कि आपके इसी तरह ऑप्शंस गलत दिए गए थे। तो यहाँ से ओजोन O3 के बारे में आप जो है कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। और देखिए ये भी आपके जो है कि टीआरई 1 में ही पूछा गया, टीआरई 3 में। टीआरई 1 के हमने 6 प्रश्न आपको बता दिए थे, और ये टीआरई 3 का जो है कि री एग्जाम पीआरटी में पूछा गया था। अगर आप जो है कि एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो देखिए कौन सी खाद्य श्रृंखला है, तो घास जो है कि है, और हिरण है, और बाघ है। ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये दोनों आपके टीआरई 1 में भी पूछा गया था, और टीआरई जो है कि 3 में भी पूछा गया है, सेम प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण जो है कि यहाँ पे देखिए पौधे, और यहाँ पे देखिए हिरण, और यहाँ पे देखिए बाघ। तो यहीं से फ्रेंड्स आप जो है कि पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक और मैं प्रश्न दिखा दूँ जो कि आपके टीआरई 1 में इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो देखिए ये चैप्टर कितना जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक एग्ज़ाम में जो है कि पीआरटी में 6 प्रश्न, और जो है कि टीआरई 3 में जो है कि 4 प्रश्न। और यहाँ से देखिए एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो उत्पाद का होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, आपके यहाँ से जब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पाद स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये जो है कि आपके सारे फैक्ट हैं, और यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स आप जो है कि इन सभी फैक्ट को नोट डाउन करिएगा। मैं देखिए एमसीक्यूज कर रहा हूँ, चूँकि आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके जो है कि इसी चैप्टर से आए थे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न मैंने वो 10 प्रश्न आपके टीआरई 1 के और टीआरई 3 के मैंने दिखा दिए, पीआरटी में पूछे गए थे। क्योंकि ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आप जो है कि जान लें कि ये 13वां चैप्टर जो है कि वैसे तो 10th की एनसीईआरटी साइंस सभी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर से 13वां जो चैप्टर है इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं, आप जो है कि कमेंट करिएगा, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और वही सेम प्रश्न नीचे है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है कि कहेंगे अजैव निम्नकरणीय। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए 11 का जो है कि राइट आंसर क्या है, जो अपघटित हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अपघटित हो जाते हैं वो जो है कि जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और जो अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, मैं दिखाऊंगा। वैसे आप जो है कि एक और प्रश्न देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, तो ये नहीं आप याद रखेंगे तो अजैव निम्नीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे जो है कि द्वारा खाए गए भोजन का पाचन जो है कि किन के द्वारा किया जाता है, तो ये जो है कि किया जाता है एंजाइमों के द्वारा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये जो है कि आपके 10th की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें ये अभ्यास में प्रश्न दिया गया है, मैं दिखाऊंगा नीचे, जिसका राइट आंसर क्या है, घास, पुष्प और चमड़ा भी हो सकता है, और घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक भी हो सकता है, और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है कि आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो खास तौर से उसमें आपका ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आप लोग मान के चलेंगे, क्योंकि आपके जो है कि एनसीईआरटी में ए, बी और डी भी माना है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है कि ये देखिए, हमारे जो है कि मानव में भोजन का जो है कि पाचन एंजाइमों के द्वारा होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से
देखिए जहाँ जहाँ से प्रश्न बना है वो मैं एरो यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। और ये देखिए वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो अपघटित हो जाएंगे तो जैव नवीनीकरण, और वे प्रक्रम जो अपघटित यहाँ पे नहीं होंगे तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे कहलाएंगे जो है कि अजैव, ठीक है। और ये देखिए हमारे जो है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन एंजाइमों के द्वारा किया जाता है, एक प्रश्न यहाँ से बना था। और आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए घास पुष्प एवं चमड़ा वाला, तो आपके जो है कि एनसीईआरटी जो 10th की है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके लास्ट में जो है कि ये जो अभ्यास देता है इनके आंसर दिया था, तो इसमें जो है कि माना था ऑप्शन नंबर ए भी, और ऑप्शन नंबर बी भी, और ऑप्शन नंबर जो है कि डी भी माना था। तो आप जो है कि इसको देख लेंगे। और देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण, तो ये देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन गया था, घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और एक प्रश्न ये है जो आपकी जो है कि 6 to 8 में पूछ लिया गया था, और सेम यही प्रश्न 6 to 8 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो उपरोक्त में से जो है कि सभी ये क्या कहलाते हैं, तो पर्यावरण में मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान जो है कि के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब या पंखे का स्विच ऑफ कर देना, और माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये आपके जो है कि दिया था। और यहाँ से देखिए किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, तो पौधे हैं, जंतु हैं, और सूक्ष्मजीव तथा मानव हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव हैं जो कि भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं। कौन कौन, तो पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव, और जिसमें मानव भी आता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया गया है, तो मैं नीचे दिखाऊंगा चूँकि कुछ और प्रश्न हैं। और यहाँ से देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, तो संयुक्त रूप से ये बनाते हैं आपके ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, परितंत्र बनाते हैं। कौन परितंत्र बनाएंगे, तो सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से जो है कि परितंत्र को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो है कि एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कि ये सारे प्रश्न कहाँ से बनाए गए हैं। देखिए निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं, तो अजैव घटक होते हैं ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, जिसमें जो है कि सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि अजैव घटक हैं, ये कौन कौन, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, ठीक है। अब देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो है कि ये देखिए ये 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, और पहले ही पेज से ये सारे प्रश्न आपके बनाए गए थे। जहाँ जहाँ एरो दिख रही है वहीं वहीं से मैं प्रश्न जो है कि बनाया हूँ, ठीक है। देखिए वे सभी जीव, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ये जो है कि संतुलन को बनाए रखते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बना था, ऊपर आपने देखा, और जो है कि एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था। और ये देखिए भौतिक कारक ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। तो ये जो है कि एक प्रश्न यहाँ से बनाया गया था। तो ये आप जो है कि खुद से जो है कि पढ़ेंगे। और ये आपको जो है कि एक एरो दिख रही थी जो मैं ऊपर बताया था, तो ये जहाँ जहाँ एरो आपको दिख रही है वहीं वहीं से प्रश्न और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में जो है कि आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता होनी चाहिए, और जो है कि ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये जो है कि आते हैं उत्पाद में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, मैं नीचे दिखाऊंगा। किसकी उपस्थिति में कार्बन पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है कि कार्बनिक पदार्थ शर्करा तथा चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं, ये
सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया था दोनों, आप जो है कि ये कि एरो यहाँ पे देख लीजिए। और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से। और सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, जिसको जो है कि क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और देखिए उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं इनको जो है कि कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है फ्रेंड्स शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसमें परजीवी भी आते हैं। तो उपर्युक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। इनको जो है कि उपभोक्ताओं को जो है कि चार वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। और यहाँ से वे जीव जो उत्पाद द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न देखिए कहाँ से बने थे, तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पाद द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। और उपभोक्ता को देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना था, मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। तो ये एक तीर यहाँ से एक प्रश्न और एक तीर यहाँ से और एक प्रश्न। तो देखिए कितना आपके लिए जो है कि आसान कर दिया गया है। और यहाँ से देखिए 22 नंबर का जो है कि प्रश्न आप फ्रेंड्स कमेंट भी करते जाइए। और देखिए जो आपको जो है कि प्रश्न नहीं समझ में आएगा, डाउट लगेगा, वो भी आप कमेंट करिएगा। देखिए हमारे तरफ से जो है कि बिल्कुल श्योर रहता हूँ मैं आंसर को लेकर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में खुद पढ़ता हूँ। शायद बताने में अगर एक आध दो प्रश्न गलत हो जाए तो उसको जो है कि आप कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए 22 नंबर का जो है कि प्रश्न, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो ये जो है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो है कि किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मृत जीव का। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स तीर एक आई। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न यहाँ से बना। और यहीं से फ्रेंड्स देखिए मेन चीज़ें मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ताकि सिर्फ आपको जो है कि आराम से जो है कि अपने नोट्स को बना लेना है और सभी प्रश्नों को समझ लेना है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो आप जो है कि प्रश्न को आराम से बना पाएंगे। ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है, तो ये जो है कि आहार जाल का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये जो है कि 23 का जो है कि राइट आंसर आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और विभिन्न जैविक, इसको हम लोग देख लेते हैं, शायद हमें गलत लग रहा है। ठीक है। विभिन्न जैविक स्तरों पर, हाँ यहाँ से देखिएगा, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो हाँ आहार श्रृंखला ही आपका इसमें राइट आंसर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और देखिए मैंने यहाँ जहाँ पे दिखाया था आपको, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है, तो आहार जाल का निर्माण करती है। ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बना था। यहाँ से यहाँ पे एरो भी देखिए मैंने, और यहाँ पे देखिएगा आपके जो है कि जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो 23 का राइट आंसर बी था। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन करती है, तो ओजोन परत करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल
राइट आंसर है। और ये जो है कि यहाँ से पूछा गया था प्रश्न, जो आपके जो है कि TRE 3 री एग्जाम PRT में भी पूछ लिया गया था। तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है कौन? तो ओजोन परत। यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनना तय है TRE 4.0 में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और आपके NCERT में इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं, ठीक है। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं खुद से पढ़ के और हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अब देखिएगा, हम लोग जो है कि ये चैप्टर जो है कि आपका 13 नंबर ख़त्म होता है, ठीक है। और देखिए 12 नंबर का चैप्टर आपका बच गया है, और इसको हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक फ्रेंड्स बने रहिएगा। और यहाँ से आपका जो है कि आ जाता है कौन? चैप्टर नंबर यहाँ से 12 स्टार्ट हो जाता है। देखिए 13 हमने इसलिए पहले कराया कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और वहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो उसको हमें कराना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। और इससे भी प्रश्न, ये देखिए, ये आपके जो है कि TRE 1 में ही पूछ लिया गया था पहला प्रश्न। आप देख लीजिएगा पेपर जो है कि डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। और चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, आयाम रहित मात्रा है या अदिश मात्रा है या सदिश मात्रा है। तो देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र है ये फ्रेंड्स क्या होता है? तो ये एक होता है सदिश राशि या सदिश मात्रा, बात वही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने TRE 3 री एग्जाम और PRT PYQ लिख दिया है, जो हमसे एक मिस्टेक हो गई है। ये TRE 3 नहीं, ये TRE 1 का जो है कि प्रश्न है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका जो है कि चैप्टर है। और यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। अब देखिएगा BPSC कितना चालाकी से प्रश्न किया है। ये आपके NCERT में क्या दिया गया है? डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि चुंबक जो है कि ये क्या था प्रश्न हमारा क्या था? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि ये जो है कि सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है। और सदिश और अदिश होता क्या है? तो जिसमें केवल परिणाम होता है वो अदिश राशि कहलाती है, और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है तो ये क्या कहलाते हैं? सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है कि परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसलिए वो सदिश राशि है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये एरो आई और एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था, ठीक है। ये आपके TRE 1 में पूछा गया था, PRT में, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट भी करते जाइए, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो है कि आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जो है कि भोलेनाथ आपको जो है कि तरक्की दें। और यहाँ से दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, चुंबकीय सुई और स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है? यानी कि जो चुंबकीय सुई होती है वो स्वतंत्र रूप से जो है कि किस दिशा में ठहरती है? तो वो जो है कि ठहरती है सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। अब देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न जो है कि यहाँ से पूछ लिया गया था, किसी द्विक सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से विद्युत धारावाही तार किस की भांति व्यवहार करता है? तो ये क्या करता है? तो चुंबन की भांति व्यवहार करता है, यानी कि चुंबक की भांति व्यवहार करता है कौन? विद्युत धारावाही तार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ से देखिएगा, धारावाही किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही ये क्या करता है? चुंबन जैसा व्यवहार करता है, चुंबक जैसा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं? तो उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर इसी में आपका छिपा हुआ है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं? तो उत्तर ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A ही बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल। और अब यहाँ से देखिएगा, विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का गुण जो है कि होता है? तो जो विजातीय ध्रुव होते हैं
उसमें जो है कि परस्पर किस प्रकार के गुण होते हैं, यानी कि जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये जो है कि व्यवहार करते हैं आकर्षण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, और जो है कि सम रहेगा तो सम जाति रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से ये आपका प्रश्न जो है कि बन गया था, और यहाँ से देखिएगा उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहीं से आपके जो है कि दोनों प्रश्न बनाए गए थे, जो है कि आप याद रखिएगा। सजातीय ध्रुव परस्पर क्या करेंगे, अब प्रतिकर्षण करेंगे, और विजातीय जो ध्रुव रहेंगे वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। यानी कि साफ साफ देखिएगा यहाँ से प्रश्न बने थे। और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। यह कौन, यानी कि वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे। ये बताए थे, इन्होंने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इस वैज्ञानिक का जिक्र आपके 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 में किया गया है, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड हैं, और यहाँ से मैं जो है कि यहाँ पे एरो बनाया हूँ, यानी कि यहाँ से प्रश्न बना है। यहाँ से देखिएगा अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में अगर दिया गया है तो महत्वपूर्ण है। और देखिएगा आगे फ्रेंड्स यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका जो है कि चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको जो है कि हम लोग सबसे पहले देख लेंगे बिल्कुल वही लाइन, क्योंकि प्रश्न ही यहीं से बना है। एरो आप देख रहे होंगे, एरो यहाँ पे है, यानी कि प्रश्न बना है। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक को जो है कि क्या कहते हैं, तो चुंबकीय यहाँ पे क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है। यानी कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव, और उसके बाहर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से बना था, यहाँ से देखिएगा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ से प्रश्न बना था, यानी कि एरो आपको दिख रही होगी, और देखिए हाईलाइट भी की गई हैं आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिएगा चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है। यानी कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कुछ ही प्रश्न हैं आपके, देखिए एक चैप्टर में आपके 20 या 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं एमसीक्यूज में ही डाल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके, और मैं वो जो चैप्टर वाइज तो आपको जो है कि पढ़ाऊँगा ही, जिसमें 5 चैप्टर ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। चैप्टर हमने 5 चैप्टर ख़त्म कर दिया है बिल्कुल थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में। और यहाँ से देखिएगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये होती हैं वक्र बंद होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। तो ये आपको जो है कि पता है। और ये लाइन जो है कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। यही छोटी सी लाइन जो है कि आपको एग्ज़ाम में अगर नहीं आएगी तो आपका जो है कि सिलेक्शन 1 नंबर से रुक भी सकता है। तो ये जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है कि वीडियो को देखते ही वीडियो को रोक के आप जो है कि नोट डाउन
कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो ये जो है कि किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता हम लोग किस नियम के द्वारा लगा सकते हैं, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा जो है कि हम लोग किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का जो है कि पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि प्रश्न देखिए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सुगम उपाय जो है कि है। तो कौन उपाय है, तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ये जो है कि इसमें दिया गया है। इसको जो है कि अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उत्तर से जो है कि दक्षिण होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही कुछ आपके 20-25 प्रश्न हैं इस चैप्टर में जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी प्रतीत होती हैं। तो ये जो है कि सीधी रेखाओं में प्रतीत होती हैं या सरल रेखाओं में प्रतीत होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। और देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बन गया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बन गया था। और यहाँ से और भी देखेंगे, परिनालिका का एक सिरा यहाँ पे डॉट डॉट है और ध्रुव का दूसरा सिरा डॉट डॉट है, यानी कि ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देखिएगा, परिनालिका का एक सिरा जो है कि एक सिरा उत्तर ध्रुव, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर ध्रुव, और दूसरा सिरा क्या करता है दक्षिण ध्रुव। तो ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी जो है कि राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न देखने से पहले ये देखिएगा, यहाँ से वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा जो है कि दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल यही लाइन और एरो आई है, मतलब प्रश्न यहाँ से बना है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं। तो इसको जो है कि हम लोग फ्रेंड्स परिनालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, पास लिपटे। तो ये प्रश्न देखिए कहाँ से बना है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, ठीक है, यानी कि एरो आई है। अब देखिएगा यहाँ से और प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करते हैं। तो ये जो है कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है। मैंने जो है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करते हैं। तो ये बताए थे आंद्रे मेरी एम्पियर, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल आपके जो है कि दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये जो है कि देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, तो ये बताए थे। और यहाँ से एरो भी आई है, मैं जो है कि इसका राइट आंसर बता दिया था गलत, तो यहाँ से आंद्रे मेरी एम्पियर होगा। यहाँ से आप जो है कि राइट आंसर 16 का आप क्या करिएगा, सी राइट आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम
क्या होता है, तो ये परिणाम होता है उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है। तो मैं जो है कि पेन से भी घेरा हूँ, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, यानी कि एरो भी आई है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स आगे, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है कि निर्भर करती है विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है। यानी कि 18 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ये प्रश्न आपका यहाँ पे 18 का ऊपर हमने देख लिया, 18 का हमने देख लिया। और ये 19 नंबर का प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये 2 बार टाइपिंग हो गया है, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ये जो है कि पता लगाया जा सकता है फ्लेमिंग के वाम हस्त बायां हाथ के नियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से निम्नलिखित में से जो है कि किसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है कि उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि 21 का जो है कि राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक है, तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और माइक्रोफोन में जो है कि धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा डी का, और यहाँ पे 20 का हमने क्या बताया था, एक बार देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके जो है कि प्रश्न गलत हों और जो है कि आप कमेंट करें। ठीक है, तो बिल्कुल अपने तरफ से क्लियर रहता है। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त और बायां हाथ नियम के द्वारा। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका उपरोक्त में से सभी था, और यहाँ से ये सारे प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ से देखिए, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था, और ये किया किसका नियम है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बायां हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से विद्युत मोटर, यहाँ से देखिएगा आपका एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न यहाँ से बना। देखिए विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके जो है कि एग्ज़ाम में भी प्रश्न बना था और बन भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो है कि देखा कि आपके जो है कि कितने प्रश्न जो है कि आपके आए थे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे विद्युत मोटर जो है कि किस में परिवर्तित करती है, तो जो विद्युत मोटर होता है ये जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 13 चैप्टर स्टार्ट होता है, जो 13 चैप्टर हम लोग पहले ही कर लिए थे। तो यानी कि ये वीडियो जो है कि आपकी ख़त्म होती है, और जो है कि आपकी 10th की NCERT जो MCQs की जो सीरीज़ थी, यानी कि आपकी 10th के सभी MCQ चैप्टर वाइज ख़त्म हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य करिएगा। और देखिए एक बार और महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए कमेंट करिएगा कि आपको जो है कि क्लास कैसी लगी, और आपने देखा कि जो है कि 13वां चैप्टर में TRE 1 और TRE 3 में लेकर 10 प्रश्न पूछे गए PRT में, तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।